नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज एनालिसिस में स्वागत करता हूं। और इंडियन एक्सप्रेस की जो भी न्यूज हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी एग्जाम के लिए कहीं से भी फेवरेबल हो सकती हैं, उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। आप बने रहिए। देखिए, आर्मी वाइस चीफ जो एनएस राजा सुब्रमणी हैं, उन्होंने विकसित भारत 2047 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान बयान दिया है। जो सरकार का एक लक्ष्य है, जो विजन है, विजन आप विकसित भारत 2047, उसको लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। और साथ ही उन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि अगर हमें विकसित भारत 2047 को प्राप्त करना है, तो हमें कौन कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पे कहाँ कहाँ फोकस करना है। और खासकर बॉर्डर इशूज का मुद्दा इन्होंने उठाया है कि अगर हमें एक्चुअल में विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करना है, तो हमें बॉर्डर इशूज को रिजॉल्व करना होगा। हमें पड़ोसियों से अपने संबंध को भी मधुर करना होगा। इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो चाइना और पाकिस्तान जैसे यहाँ पर की अगर मैं बात करूं तो मालदीव, इन सभी पड़ोसियों से अपने संबंधों को लेकर भी जिक्र किया है। और इन्होंने, जानते हो, देखो, इन्होंने ये कहा, जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर बात करें तो लैक ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं जनरेट कर पा रहा है। इवन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी लो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात की जाए, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं उसके डायमेंशन से कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड यानी पर कैपिटल जीएनआई भी जो है, क्या कहते हैं, कम है। साथ ही हमारे यहाँ जो है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो लिटरेसी का जो लेवल है, जो इनरोलमेंट रेशियो है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह से जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान में दे सकते हैं, ठीक है, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है आपके सामने। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने कहा, देखो ये देखिए, ध्यान से देखिए, अनसेटल्ड बॉर्डर्स, ये भी सबसे ज़्यादा इशू है। अगर हमें विकसित भारत 2047 को प्राप्त करना है, तो हमें ये बॉर्डर इशूज को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बात कब कर रहे थे, जो सूरत लिटरेसी फाउंडेशन है, सूरत लिटरेसी फाउंडेशन के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या, नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहे थे, किसमें, लिटरेचर फेस्ट ऑन द भारत 2047, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि बेसिकली जो लिटरेचर फेस्ट ऑन द भारत 2047 है, जो सूरत लिटरेसी फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इन्होंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुद्दे पे भी बात की, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे भी बात की। और इन्होंने क्या कहा जानते हो हिंदी में, कि 2047 यानी 2047 के लिए हमारा क्या विजन है। क्या हमने कभी सोचा है? हमें ये जानना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है, और साथ ही हमारी जो है कमजोरियां क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी कमजोरियां क्या हैं, इन सभी को हमें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम अपनी ताकत का, अपनी कमजोरियों का अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो हम विकसित भारत 2047 का एजेंडा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम, और इन्होंने साथ में बताया कि जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत क्या है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारा भौगोलिक लोकेशन है, हमारा यूथ हमारी ताकत है, हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो हमारी ताकत है। जो कि हम एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया के हिसाब से हम सबसे अच्छी स्टेबल ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी वगैरह, ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि इनमें हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें। और खासकर जो यूथ है, उस यूथ को देखो, इन्होंने लिखा हमारा यूथ हमारा ताकत है। हमारी यूथ को हमें स्किल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी एक और न्यूज आपको मिलेगी, ठीक है, क्यूएस जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उस पर हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है, किस तरह से जितनी डिमांड है एम्प्लॉयर्स की हमारे यहाँ, हम उतनी स्किल लेबर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। उनको जो है, उनकी डिमांड के हिसाब से उनको जो है एक्चुअल में एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी कमजोरियां क्या हैं, इसका साथ ही हमारे, क्या इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने इन्वायरमेंट के इशू को भी उठाया। इन्होंने कहा जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए जो है एक चिंता का विषय है। हालांकि भारत इस पर अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहा है जितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर ज़रूरत भी है तो हमारे पास स्किल नहीं है। और तीसरा जो है, तीसरी जो है, हमारे यहाँ क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास में। और साथ में बॉर्डर्स की अगर इन्होंने बात की, कहा कि चाहे चाइना के साथ हो और चाहे पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन अभी भी हमारे बॉर्डर्स डेवलप्ड नहीं है,
ठीक है। और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा था कम से कम 132 से और ज़्यादा गिरकर जो है 134 हो गया। ठीक है, तो ये सारे मुद्दों को इन्होंने उठाया और इन्होंने कहा कि अगर 2047 तक हमें हम हमारा सपना है कि 2047 तक भारत कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। हमारे जो आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे, चाहे वो आंतरिक प्रॉब्लम्स में हम जेएनके की बात कर लें, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें। ठीक है, जैसे मणिपुर वायलेंस की भी इन्होंने बात किया कि मणिपुर में जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं अभी फिलहाल के लिए कंट्रोल में है। ठीक है, देखो दी नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड वायलेंस इन मणिपुर एंड प्रेजेंटली द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड इट विल टेक मोर टाइम टू कंट्रोल इट। मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, अभी हमें और टाइम चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हम पर कंट्रोल बेसिकली जो है, हम जब ये सारी इशूज इंटरनल इशूज जो है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और खासकर जेएनके की, इनको हम कंट्रोल कर चुके होंगे, तब हम कहेंगे कि हम 2047 में विकसित भारत का सपना प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको सुलझाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे पूरे देश में सोशल और कम्युनल हार्मनी हो सके और विकसित भारत 2047 बन जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो इसको इन्होंने सारे देखो, इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पर भी उठाया, कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से जम्मू एंड कश्मीर में लगभग में 60%, अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं तो वोटिंग परसेंटेज क्या है, 60% लगभग असेंबली इलेक्शन में गया। और अब वहां पर क्या है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो वहां पर माइनर टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो है अगर मैं पुलिस पर्सनल की बात करूं तो उन्होंने भी काफ़ी सक्सेसफुल, मतलब इन्होंने ये बताया कि अब उतने ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं है बट हाँ माइनर टेररिस्ट इंसिडेंट्स अभी भी वहां पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने जो है हाईलाइट किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि देखो अगर हम बात करते हैं कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इमीडिएट नेबरहुड स्टेज इकोनॉमिकली कनेक्टेड, जो हमारा नेबरहुड है, जैसे हम बात करें चाहे इंक्लूडिंग पाकिस्तान ले लें। ठीक है, और या मतलब जैसे ये इधर का, जैसे मैं बात करूं जो मैं मालदीव की बात कर लूं, श्रीलंका की बात कर लूं, इन सभी की मैं बात करूं तो ये सब इकोनॉमिकली कनेक्टेड रहने चाहिए। ठीक है, तो लुकिंग एट और इमीडिएट नेबरहुड, जैसे नेपाल की बात कर लें, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव एंड अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आवर एफर्ट्स शुड बी टू सी दे आर स्टेबल, हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि वो स्टेबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो नेपाल भी पूरी तरह से आज की डेट में कहीं ना कहीं चाइनीज प्रभुत्व वहां पर कायम हो रहा है। श्रीलंका अनस्टेबल है, बांग्लादेश अनस्टेबल है। ठीक है, भूटान और म्यांमार का तो बिल्कुल वही हाल है। मालदीव में भी देखें तो चाइना का प्रभुत्व जो है कायम हो चुका है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं देखूं तो ये सब इकोनॉमिकली कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने बताया कि वहां पर हमें अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना चाहिए, वो दूसरे देशों की इन्फ्लुएंस में आए इससे बेटर है कि हमें अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी वी हैव अ लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना व्हिच इज अनसेटल्ड, चाइना के साथ हमारी ऑब्वियस सी बात है। और हालांकि जो है देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें अभी इधर मैं बात करूं तो पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। लेकिन फिर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो स्टेबल है, क्योंकि अभी भी इट रिमेन्स सेंसिटिव। तो चाइना विल आल्सो ट्राई टू एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक स्पेस ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी स्ट्रेटेजिक स्पेस हैं लाइक नेबरहुड में जैसे कंट्रीज में म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ ट्राई करेगा, क्या ट्राई कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं बाई 2047 कि वी विल फोकस ऑन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंक्लूडिंग आर्म्स एंड वीपन्स एंड विल आल्सो एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, जैसे भारत बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लगा है, तो अगर ये पड़ोसियों से हमारे संबंध रहेंगे तो यहाँ पर भी हम डिफेंस जो है एक्सपोर्ट अच्छा कर पाएंगे। अभी जैसे आपने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल की डील पहले फिलीपींस से हुई थी, और अभी मैंने उस दिन भी आपके लिए क्लास बनाया बनाया है कि इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, जो 26 जनवरी को इसका डिक्लेरेशन हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने बताया सिंपल सी बात है कि अगर हमें विकसित भारत 2047 प्राप्त करना है तो हमें क्या क्या करना है, हमें चाइना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, हमारे नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी पे हमें काम करना है।
ठीक है, हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखने हैं, हमें अपने यूथ को स्किल करना है, हमें इन्वायरमेंटल जो चैलेंज है उनको भी फेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करना है, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक। तो और अपने बॉर्डर्स को डेवलप करना है, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सभी में बहुत अच्छा काम करना है। तो इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है, हाईलाइट किया। देखो, what do we want by 2047? That our border is fully developed, our relation with China and Pakistan अच्छे हों, ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट रिमेन इंटीग्रेटेड एंड नॉर्मल। तब हम बात करेंगे। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी सिक्योर आवर सेल्फ विथ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशन हमें चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर इन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया। अब इसके बाद देखिए एक दूसरी न्यूज इसमें थी फ्रंट पेज पे कि देखिए ट्रंप आ रहे हैं आज 20 तारीख को, आज इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और बहुत जो है क्या कहते हैं बेसिकली ट्रंप जो अब बाइडेन प्रशासन को ओवरटेक करके आगे बढ़ रहे हैं और अभी कमान इनके हाथ में होगी। तो इस दिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ट्रंप का जो इनॉग्रल है, इनॉग्रल के बाद में क्वाड मीट लाइकली विद इंडिया एट टेबल, भारत को बुलाया गया है। भारत की तरफ से आप जानते हैं कि पूरी तरह से जो देखा जाए एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रगाढ़ विद्वान मैं जिनको कहूँगा, एस जयशंकर जी, ये हेड्स टू यूएस अटेंड इनॉग्रेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन जनवरी 20। तो ये आज वहाँ पे हैं। और बाकी मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि 21 तारीख को, 20 को इनका इनॉग्रल है। और इसके बाद में 21 तारीख को मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग इज लाइकली टू टेक प्लेस इन वाशिंगटन डीसी। देखिए ट्रंप की मैं बात करूं तो क्वाड जो है एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से डेड हो चुका था। 2017 में ट्रंप ने ही इसको रिवाइव किया, ठीक। और फिर से ट्रंप आए हैं और ट्रंप आते ही 21 को फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ की क्वाड की मीटिंग होनी है, इंडिया को भी बुलाया गया। अब ऐसे में आप ये चीज़ समझो कि ट्रंप का मोटिव है कि क्वाड किस लिए बनाया गया था। क्वाड का मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ जो इंडिया पैसिफिक है उसमें चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को क्या किया जाए, दबा के रखा जाए, उसको रोका जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अब दिस वुड मार्क द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लोग शामिल होंगे, कि फॉरेन मिनिस्टर शामिल होंगे। और ट्रंप 2 वो एडमिनिस्ट्रेशन की ये पहली क्वाड मीटिंग होगी जो जनवरी 21 को होने की उम्मीद की जा रही है, ठीक। तो ऐसे में अब देखो सिर्फ ये क्वाड मीटिंग की ही बात नहीं करेंगे, हम क्वाड मीटिंग की बात करेंगे अगर, तो ये आपको मार्को रूबियो, ये ध्यान आ रहा होगा। देखो ये क्या है, ये इनके बारे में मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आप समझिएगा कि जो ट्रंप प्रशासन में इस मीटिंग को लीड करने वाले हैं आखिरकार वो क्या है, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने, रूबियो ने ही पिछले साल एक बिल इंट्रोड्यूस किया था और प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली टू एलीज ऑफ जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो पार्टनर्स। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के को लेकर, देखिए यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत पर लगाए हुए थे कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब लिमिट लगाई हुई थी। तो ये एक बिल लेकर आए थे कि भारत को भी जो बाकी नाटो पार्टनर्स हैं या जापान है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, तो जैसे इनके साथ ट्रीट किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, उसी तरह से भारत को सिमिलरली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये रूबियो एक बिल लेकर आए थे पिछले साल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसी से, ठीक है। और देखो अगर मैं बात करूं कि अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो जैसे एक्सपोर्ट ऑफ एआई सॉफ्टवेयर है, तो बाइडेन प्रशासन के द्वारा अगर मैं बात करूं तो इंडिया डज नॉट फिगर इन द फर्स्ट कैटेगरी। अगर मैं बात करूं इंडिया को, तो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने में इंडिया को अभी फर्स्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और 18 एलिज के बाद में भारत को टायर 2 में रखा गया है अगर किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात। तो अगर ये बिल प्रपोज किया था इन्होंने और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब भारत को भी समकक्ष रखा जाएगा। और आराम से, ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अच्छा होता है तो भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के समकक्ष जो है बैठ पाएगा, ठीक है। तो अभी की मैं अगर बात करूं तो अभी तक बहुत सारी मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी में भारत के ऊपर इसको लेकर लिमिट लगी हुई है, फेस अ लिमिट ऑन हाउ मच, मतलब जो वहाँ की कंपनीज हैं तो उनके ऊपर लिमिट लगाई गई है कि इंडिया को कितनी पावर दे कैन एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड इंडिया कितनी ज़्यादा जो है कंप्यूटिंग पावर जो है वहाँ से इंपोर्ट कर सकता है यूएस फर्म से।
तो अगर ये हो जाता है, तो अगर जो है रूबियो जो बिल लेकर आए थे वो इंडिया को सपोर्ट किया था और बेसिकली ये कहा था कि इंडिया इन एड्रेसिंग थ्रेट्स टू इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब चाइना को लेकर इन्होंने कहा था कि जो है बॉर्डर इश्यूज को लेकर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर भारत को भी हमेशा थ्रेट में रखा जाता है। तो इन्होंने जो भारत के बॉर्डर इश्यूज है उसका भी समर्थन इन्होंने किया था चाइना के लिए, और साथ ही पाकिस्तान का भी इन्होंने जो है विरोध किया था कि और कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत को के ऊपर किसी भी तरह का टेररिज्म थोपता है, ठीक है, कोई टेररिज्म फैलाता है, तो उसकी जो फंडिंग है उसको रोकना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी को ब्लॉक करना चाहिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट को, इस तरह से। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो चाइना लगातार एग्रेसिवली अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है इंडिया पैसिफिक में, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ जो है सॉवरेंटी, इंडिया की सॉवरेंटी के लिए एंड ऑटोनोमी ऑफ यूएस रीजनल पार्टनर्स, यूएस रीजनल पार्टनर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर कौन है? इंडिया है, ठीक। तो इनका बिल बेसिकली जो यूएस इंडिया पार्टनरशिप के बारे में है, तो जिससे कि इन्फ्लुएंस किसका, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस मीटिंग में रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्वाड का जो उद्देश्य है और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन होने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के ऊपर काफ़ी जो है टेरिफ लगाए जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी टेरिफ लगाए जा सकते हैं। तो और बाकी ये हमेशा समर्थन में भी रहे हैं कि किसी भी तरह की मिलिट्री टाइप जो न्यू दिल्ली यानी इंडिया के साथ में हो, तो उसके समर्थन में भी ये रहे। अगर मैं बात करूं कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे वाशिंगटन डीसी में जब विजिट किए थे, तो रूबियो ने बिल्कुल एक मतलब बराक ओबामा प्रशासन पर एक आरोप लगाया था, ठीक है, आरोप लगाया था उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ जो है वो क्या कर रहे हैं, इंडिया यूएस टाइज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बराक ओबामा प्रशासन पे भी इन्होंने उस समय आरोप लगाया था, ठीक है। और जो बाइडेन प्रशासन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो है जो ट्रंप की टीम है, तो इसमें से जो है कई जो बाइडेन प्रशासन से लिए गए हैं, जैसे मार्को रूबियो भी हैं, और ये कंटिन्यू वहाँ पे कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रंप का जो बेसिकली 2.0 की क्वाड की पहली मीटिंग है, तो क्वाड की पहली मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जयशंकर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मीट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एंड हिज वाइफ, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इनकी वाइफ जो है उषा वांस, ये जो है भारतीय मूल की हैं, तो इनसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनसे मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो है उद्देश्य क्या है कि भाई वहाँ पे जो भारतीय हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनके उनसे आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट अक्सर कनेक्ट रहती है। अब देखो एक दूसरी न्यूज़ जो है आपके सामने, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपके लिए फैक्चुअल डेटा भी यहाँ से मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप देखें तो इस तरह की जो न्यूज़ है, मैं सिर्फ इसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शन को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग फ्रीबीज बांट रहे हैं। भाई इसको एक हिसाब से इलेक्शन के लिए घूस कहा जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट कर रही है, इससे पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट लेकर आई कि 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट लेकर आई, फिर मोदी गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है कि 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, पेंशन सीनियर सिटीजन की बढ़ाई दी जाएगी, और मील 5 रुपये में दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो है कोर्ट को सामने आकर और इसके बाद में इन सभी चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए कि आप खासकर चुनाव के जस्ट पहले इस तरह की लुभावने ऑफर नहीं दे सकते हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा 2500 रुपये फॉर वीमेन, अगर वोट के पहले ऐसी कोई योजना लाई जाती है कि हर महिला को जो है 2500 रुपये दिए जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इससे वोटिंग परसेंटेज कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और एक फेयर इलेक्शन ना होने की उम्मीद होती है। क्योंकि अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, तो हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है, उन महिलाओं के लिए 2500 रुपये अगर मंथली दिए जाएँ तो वो बहुत बड़ी रकम होती है। और जो भी पार्टी जो है क्या कहते हैं, चाहे 2500 चाहे 2100 जिसकी भी बात करें, तो इस तरह के जो है मतलब ऑफ़र से ऑब्वियस सी बात है वोटिंग परसेंटेज प्रभावित होता है। और इन सभी चीज़ों को देखने के लिए जैसे सपोज़ दैट जैसे आप योजना लेकर आ रहे हैं, ठीक है? अब उस योजना में आपको क्या चाहिए कि यहाँ जो है जो पात्र हों, जो एक्चुअल में उसकी नीडी हो, उनको आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। बट इस तरह से नहीं कि यहाँ जो है देखो, इन्होंने क्या कहा कि लेइंग फाउंडेशन ऑफ द इट्स डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अ मंथली पे आउट ₹2500 फॉर द एलिजिबल वीमेन बेनिफिशरी, जो है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही इसका नाम क्या है, संकल्प, जो इन्होंने संकल्प पत्र दिया है, जो अपना बेसिकली मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है।
और साथ ही जो पार्टी का इन्होंने बताया गया इसमें कि जो जैसे देखिए मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जैसे लाडली बहन बहन योजना चल रही थी, ठीक है, लाडली बहन योजना चल रही थी, महाराष्ट्र में भी इसी की तर्ज पे जो ये योजना चल रही थी, तो उन सभी ने जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया। तो उसी को देखते हुए इसी की तर्ज पे अब दिल्ली में भी इस बार जो है ये ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही इसमें क्या किया गया, दिल्ली जो मतलब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने भी जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये हमारी योजना थी, इन्होंने तो चुरा ली है, हम तो पहले ही कह चुके थे। अब आपको अगर बात करूं तो इन्होंने भी पहले 2100 रुपये देने के लिए जो है कहा था, लेकिन बाद में अब बीजेपी ने 2500 रुपये देने की गारंटी की है, मतलब तुम कम दोगे तो हम ज़्यादा देंगे, तुम ज़्यादा फ्री बांटोगे तो हम उससे ज़्यादा फ्री बांटेंगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि एक्चुअल में जो जनता का पैसा होता है, वो जनता का पैसा जो है अननेसेसरी चीज़ों में, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन तक ना पहुंचकर इस तरह के फ्रीबीज बांटने में चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बात करूं, साथ में ये भी बताया गया कि जैसे जो ध्यान से समझिएगा इसको जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने 2100 रुपये मंथ देने के लिए 2021 में वादा किया था, और फिर 2024 में भी 1000 पर मंथ वीमेन को देने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि भाई वो अचीव नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने किया नहीं उनकी सरकार ने। अब क्या है, अंडर महिला समृद्धि योजना हम 2500 रुपये देंगे आपको, जिसमें एवरी वुमेन पाएगी मंथली, ठीक है। दिल्ली में जो भी रह रही, जो दिल्ली की रेजिडेंट है, उसको 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। और ये स्कीम जो है एक्चुअल में फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही पास की जाएगी। और जो गरीब सिस्टर्स हैं हमारी, उनके लिए जो है सब्सिडी के लिए 500 रुपये सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही कोई भी फेस्टिवल पड़ेगा जैसे होली एंड दिवाली, तो उसमें सिलेंडर फ्री दिया जाए, ठीक है, उनके लिए। और साथ ही टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू मातृ सुरक्षा बंदना, ध्यान दीजिएगा इस स्कीम का। इसमें क्या किया जाएगा, 6 न्यूट्रिशन किट्स विल बी गिवन टू एंड ₹21,000 विल बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उसको जो है न्यूट्रिएंट्स किट के अलावा 21,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 2500 रुपये मंथली दिए जाएंगे, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को 21,000 रुपया दिया जाएगा जो है, और साथ में न्यूट्रिशन किट दी जाएगी। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है किस तरह से फ्रीबीज बांटी जा रही हैं। तो बताया कि जैसे हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना, ध्यान देना, जो अभी तक लागू दिल्ली में नहीं हो पाई, 51 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही जो अभी तक डिप्राइव रहे हैं, और साथ ही क्या होगा कि ये भी बताया गया कि वी विल प्रोवाइड एडिशनल कवर ऑफ ₹5 लाख, जो आयुष्मान योजना है उसमें जो 5 लाख का कवर है, तो 5 लाख के कवर के अलावा हम 5 लाख का कवर और प्रोवाइड करवाएंगे। आप कमेंट में बताइए कोई और ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो 5 लाख का बेनिफिट था उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, मैंने कभी पढ़ाया है आपको, ठीक है, तो उसको बताइए। तो इस तरह से आप देखिए। और बाकी साथ ही इन्होंने और कुछ स्कीम्स बताई हैं, पहले ध्यान देना, 2500 रुपये, ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2500 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे हर वीमेन को, और 500 रुपये सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जाएगा, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख का कवर एडिशनल दिया जाएगा। और साथ ही क्या किया जाएगा, जो सीनियर सिटीजन की पेंशन है जो 2000 थी उसको बढ़ा के 2500 कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसके लिए भी जो है बीजेपी के अध्यक्ष जो नड्डा जी हैं, नड्डा, उन्होंने प्रॉमिस किया, कहा कि यहाँ जो है जो पेंशन सीनियर सिटीजन की है, 70 साल के ऊपर की जिनकी एज है, और साथ में जो विडोज हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वुमेन जो हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट वीमेन, उनके लिए क्या किया जाएगा, 2500 से उनकी पेंशन को बढ़ा के 3000 कर दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा सही प्रतीत होती हैं, बट 25,000 रुपये, 2500 रुपये महीना जो है देना, और साथ में 21,000 रुपये, ये सब देखिए क्या है। खैर, अब देखो अभी मैं महाकुंभ की अगर मैं बात करता हूँ, तो महाकुंभ पे 7 करोड़ अटेंडेड महाकुंभ इन 6 डेज, 6 दिन हो गए, 6 दिन में लगभग में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैंने महाकुंभ को लेकर आपके लिए क्लास बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, 2 क्लासेस बनाई हुई है, उसको आप जाके देखिए, महाकुंभ 2025। और उसमें मैंने हर चीज़ महाकुंभ के बारे में, उसका हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मैंने बता रखी है बहुत अच्छे से, कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और अब की बार का महाकुंभ स्पेशल क्यों है, 144 साल बाद आया है ये महाकुंभ, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो इस महाकुंभ में उम्मीद की जा रही है इस बार 45 करोड़ लोग जो है इसको अटेंड करेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ 4 जगह मनाया जाता है, एक उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयाग में, ठीक है। तो
अब हर जगह पे ये कुंभ होता है 12-12 साल पे, पूर्ण कुंभ। तो 4 जगह है, तो हर 3-3 साल पे कुंभ जो है, कुंभ का आयोजन होता है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है? हर एक जगह 12 साल पे। जिसमें से अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभ आपका 6 साल पे मनाया जाता है, और 12 साल पे जो मनाया जाता है उसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तब यानी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आ जाता है। कुछ लोग पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना हुआ करिए कि जो बेसिकली 12 साल पे होता है उसको लोग महाकुंभ कहते हैं, लेकिन वो पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तब जो है क्या होता है, ये महाकुंभ आता है। तो ये महाकुंभ इससे पहले 1882 में हुआ था, ठीक है? 1882 में, 1882 के बाद में अब ये महाकुंभ, इसीलिए ये महाकुंभ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये 1882 के बाद में, आप समझ लीजिए आपकी 2 पीढ़ियों के बाद में ये महाकुंभ आता है। और फिर से अगर ये पीढ़ी चूक गई तो फिर 144 साल बाद जो है फिर से इस महाकुंभ का, क्योंकि ये महाकुंभ इसीलिए स्पेशल है, ठीक है? क्योंकि कुंभ के मामले में 12 का विशेष महत्व है, इवन कुंभ भी 12 होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 12 कुंभ कहाँ होते हैं, 12 कुंभ आपके होते हैं स्वर्ग में, ठीक है? 12 कुंभ स्वर्ग में होते हैं, और जो बाकी सॉरी 12 कुंभ नहीं, 8 कुंभ, 8 कुंभ स्वर्ग में होते हैं, और 4 कुंभ यहाँ पे होते हैं, 4 कुंभ धरती पर होते हैं। तो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है? अब तो टोटल 12 का ही महत्व, और फिर 12 इंटू 12, जब 144 साल हो गए 12 कुंभों के बाद में ये अवसर मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी सरकार ने, क्योंकि बहुत सारे थ्रेट मिल चुके थे, सरकार ने अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, इवन सीसीटीवी कैमरा की, अगर और ड्रोन की मैं बात करूं, ड्रोन जो है आपके वाटर में भी अंदर जो है पानी में भी इंस्टॉल आपको मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो लगभग 27,000 से ज़्यादा जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, और 4,000 हेक्टेयर में पूरा का पूरा सिटी बसाया गया है, ठीक है? तो पुलिस भी बहुत सख्ती से तैनात है, महाकुंभ को पूरा एक जिला बना दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखिएगा उस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप इसी चैनल पे जाइए और इसमें देखिए महाकुंभ 2025, ठीक है? हाइलाइट्स या करके जो है एक आपको थंबनेल दिखेगा, उसको देखिए, सब कुछ आपको इसी क्लास में मिलेगा, ठीक है? अब देखिए एक थोड़ा सा बस केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि 12 इंडियंस वर्किंग विद रशियन मिलिट्री। देखो रशियन मिलिट्री के साथ में काफ़ी जो है इंडियंस काम कर रहे थे, मतलब बेसिकली जो भारतीय मूल के थे, रशिया में रहते थे, वो काम कर रहे थे। तो अब जब आर्मी के साथ काम कर रहे हो तो भाई आपको आर्मी में काम कर रहे हो, आपको लड़ने भी जाना है। तो यूक्रेन लड़ने गए थे, तो इसमें से लगभग 12 जो डेटा आया है उसमें से 12 इंडियंस क्या हुआ, रशियन आर्मी के साथ थे, वो मारे गए हैं, और 16 मिसिंग है, ठीक है? 16 मिसिंग है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल हैं, तो इन्होंने इसकी जानकारी दी, ठीक है? इन्होंने बताया कि जो है 12 इंडियंस जो है मारे जा चुके हैं, और बाकी जो है 16 अभी तक मिसिंग हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। और साथ ही ये बताया कि टोटल 126 केसेस सामने आए हैं, जिसमें उन इंडियन नेशनल्स के हैं जो रशियन आर्मी के साथ काम कर रहे थे। इन 126 में से 96 लोग घर लौट के आ गए इंडिया, जिनको जो है भारत सरकार द्वारा बुला दिया गया, और कुछ रशियन आर्मी से कहने पर डिस्चार्ज किया गया, ठीक है? रशियन आर्मी के द्वारा। और बाकी जो है, जो 18 इंडियन नेशनल्स हैं रशियन आर्मी के साथ अभी भी हैं, और बाकी जो है कोशिश की जा रही है कि वो वापस आ जाएं, और जो 16 इंडिविजुअल्स हैं वो अभी तक मिसिंग हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। इस तरह से कुछ डेटा जो है साझा किया गया, तो ध्यान रखिएगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बेसिकली सेमीकंडक्टर सेक्टर से और आईटी सेक्टर से, और खासकर हमारे देश की यूथ को स्किल करने से संबंधित ये समझौता है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए और इस वक्त उड़ीसा में है, और सेमी कंडक्टर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि देखिए अगर मैं सिंगापुर की बात करता हूँ, सिंगापुर सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन में लीडिंग है। लगभग अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो 10% का लगभग सेमी कंडक्टर का उत्पादन आपका कहाँ से होता है? सिंगापुर से होता है। सिंगापुर से सेमीकंडक्टर के सेक्टर में ही नहीं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए जब ये उड़ीसा गए हम, तो उड़ीसा में जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, तो बेसिकली सिंगापुर में टॉप पे है, जैसे मैंने बताया। तो अभी जो टॉप एजेंडा है वो उड़ीसा में इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि सिंगापुर के साथ में, सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं थर्मन संग ठीक है, षणमुगरत्नम, और इनके साथ में बेसिकली जो है फ्राइडे को मीटिंग हुई है। इसमें उड़ीसा सरकार भी रही है, और उड़ीसा सरकार के अलावा जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है, चूंकि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो इस वजह से ये भी वो भी वहाँ पे उपलब्ध थे। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि अभी इनके साथ जो कोलेब्रेशन किया गया है, कोलेब्रेशन को आप बेसिकली ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
एक एग्रीमेंट हुआ है जो स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन का एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका सिंगापुर के आई टी के साथ जो है समझौता हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा, जो स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, सिंगापुर की आईटीज के साथ मिलकर इसके बाद अपनी यूथ को स्किल करेगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ यूथ को स्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो जॉब्स हैं, जो डिमांड है एम्प्लॉयर की जॉब्स के लिए और खासकर आईटी सेक्टर में, तो उनके लिए जॉब्स तो अवेलेबल हैं लेकिन यूथ के पास स्किल नहीं है। अब मान लेते हैं आपके पास, हमारे यहाँ बहुत सारी आईटी जॉब्स क्रिएट आगे, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से जॉब्स यहाँ क्रिएट होने वाली हैं आईटी सेक्टर में, लेकिन यूथ के पास स्किल ही नहीं है, तो फिर एम्प्लॉयर की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे क्या होता है, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रभावित होता है और एम्प्लॉयमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंगापुर बेसिकली देखा जाए तो जो आईटी सेक्टर है उसमें जो है नॉलेज हब माना जाता है उसका, तो उसका जो एक्सपीरियंस फील्ड है वो यहाँ पर एक स्किलिंग सेंटर जो है बनाएगी और यूथ को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, स्किल करेगी। इसके अलावा जो सेमी कंडक्टर सेक्टर है, अभी सेमी कंडक्टर सेक्टर की 2 फैक्ट्री जो है यहाँ पे लगाई जा चुकी है इंडिया में, आप बताइएगा कमेंट में कहाँ कहाँ। तो सेमी कंडक्टर सेक्टर भी एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में बहुत अच्छे से सेमी कंडक्टर सेक्टर ग्रो करने वाला है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेमी कंडक्टर सेक्टर में आने वाली, जैसे सेमीकॉन इंडिया आप जानते होंगे, ठीक है, 2023 में जो सितंबर में आयोजित हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देखिए कि भारत सरकार द्वारा अनाउंस किया गया था अगर सेमी कंडक्टर सेक्टर में आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 50% के आसपास में सरकार की तरफ से हेल्प दी जाए। ठीक है, तो अब ठीक है, और बाकी बहुत सारी जो है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स भी के तहत भी इसको कवर किया गया है। तो अभी क्या किया जा रहा है, ये कोलेब्रेशन क्या करेगा, ये कोलेब्रेशन वी एम टू स्किल आवर यूथ इन आईटीज, ठीक है, और जो आईटीआई हैं, आईटीआईज और पॉलीटेक्निक जो सेंटर्स हैं, उनको एक यूथ ट्रेनिंग सेंटर बना के और फिर उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो आए उसको, वो उसके हिसाब से कैपेबल हों। और जो कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हों, उनको सारी जॉब के लिए जो लेबर है वो पूरा कहाँ मिल पाए, जो है भारत में ही मिल पाए, उनको उसके लिए बाहर से ना मंगाना पड़े। ऐसे में भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़िया होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से द स्किल विल बी इम्पार्टेड ओवर 5 years एंड विल इंक्लूड सेमी कंडक्टर फंडामेंटल्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इस तरह से मतलब 5 साल में इनका टारगेट है कि हम ऐसे यूथ को जो है ट्रेन कर पाएंगे जो सेमी कंडक्टर सेक्टर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, इन सभी में, और साथ में जो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग है, वाटर फैब्रिकेशन है, ठीक है, इन सभी में जो है अच्छे से अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज को पा सके, इन सभी में सेक्टर्स में उसको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक, तो आप बाकी जैसे सेमी कंडक्टर सेक्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। देखो एक चीज आप समझो, न्यूक्लियर डील इंडिया हिल्स लिफ्टिंग ऑफ यूएस कर्व्स ऑन 3 एंटाइटीज, 3 एंटाइटीज हैं जिन पे यूएस के द्वारा बैन लगाया हुआ था, उन पर से बैन हटा लिया गया है। तो ऐसे में ये रास्ता साफ हो गया है कि अब उनको न्यूक्लियर से संबंधित जो आइटम है उनको जो है आराम से सप्लाई किया जा सकेगा। और ये 3 संस्थान कौन है, एक तो आपका है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर, ठीक है, हाँ, दूसरा है आपका भाभा के अलावा जो है आपका यह है, हाँ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और तीसरा आपका है इंडियन रेयर अर्थ यानी आईआरई। इन तीनों पर बैन लगा हुआ था अमेरिका में। तो अमेरिका और इंडिया के बीच जो न्यूक्लियर डील थी वो कहीं हद तक लिमिटेड थी, मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इन तीनों से, बार्क से, आईजीसीएआर से और आईआरई से आपको बैन हटा लिया गया है। तो बैन हटा लिया गया है तो ऐसे में जो है देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि अब क्या होगा जानते हैं, अब ये बैन हटने से जो हर्डल्स थे सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप के इंडिया और अमेरिकन फर्म्स के बीच में, वो हट गए हैं। अब इंडियन और अमेरिकन फर्म्स आराम से सिविल न्यूक्लियर जो है डील कर सकती हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने इसको वेलकम किया और कहा कि जैसे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी
सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है या इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर अर्थ है, इन सभी जो एंटाइटीज हैं अब ये यूएस के साथ देखा जाए तो पहले भी बहुत सालों से इन्वॉल्व थी। ठीक है, और इन्वॉल्व थी, लेकिन क्या होता था जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे। तो इट विल लीड टू ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस फील्ड ऑफ न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर के क्षेत्र में इंडिया और यूएस के बीच में अच्छा जो है कोलैबोरेशन हो पाएगा। ठीक है, तो अभी सर्टेन क्लॉजेज इन इंडिया न्यूक्लियर लाइबिलिटी नॉर्म्स हैव इमर्ज हर्डल्स इन मूविंग फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। तो जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी उसमें जो भी हर्डल थे अब उसके साथ ही ये समाप्त हो जाएंगे, और जो भी हर्डल्स हैं उनको समाप्त करके अब इस डील को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स क्या करें किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इट विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ कोलेब्रेशन इन सिविल न्यूक्लियर फील्ड एंड होपफुली क्वेश्चंस अबाउट लायबिलिटी एटसेट्रा विल आल्सो बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो जायसवाल ने ऐसा कहा। आगे देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, इन नेशनल सिक्योरिटी केसेज इनिशिएट ट्रायल इन एब्सेंसिया। देखो, ट्रायल इन एब्सेंसिया इन्होंने अमित शाह जी ने जो है बेसिकली एमपी में बात करते हुए इसमें जो सीएम मोहन यादव हैं उनके साथ बात करते हुए एक शब्द देखो, इस शब्द को देखो, शब्द क्या है, ट्रायल इन एब्सेंसिया। अब ट्रायल इन एब्सेंसिया क्या होता है, इससे पहले भारत में ट्रायल इन एब्सेंसिया टाइप का कुछ नहीं था, और लेकिन जब अभी इधर 3 कानून आए हैं तो इसमें ट्रायल इन एब्सेंसिया को भी जो है क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ट्रायल इन एब्सेंसिया क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, अब मान लेते हैं वो देश छोड़ के चला गया है, तो उसके खिलाफ, अब वो यहाँ पर एब्सेंट तो है नहीं, तो उसके एब्सेंट होने पर भी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में किया जा सकता है। तो ट्रायल इन एब्सेंसिया होगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि जो ट्रायल इन एब्सेंसिया है वो हमारे लॉ ऑफ इक्वलिटी के खिलाफ है, फेयर जस्टिस के खिलाफ है, फेयर ट्रायल के खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जो लोग यहाँ पे फ्रॉड करके या मतलब पैसा लेके, जैसे कई आप देख रहे हैं कि जैसे नीरव मोदी का नाम आता है, ठीक है, तो इस तरह से जो है लोग जो पैसा लेके बैंकों का भाग जाते हैं, तो उनकी या मतलब किसी और तरह से जो है देश के विरोधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उनके और बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके एब्सेंस में भी यहाँ पर जो है ट्रायल किया जा सकता है। उनकी ट्रायल इन एब्सेंसिया में उनकी संपत्ति सीज की जा सकती है, उनको बेचा जा सकता है। तो ये ट्रायल इन एब्सेंसिया की बात इन्होंने की, और इन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल इन एब्सेंसिया को इनिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायल इन एब्सेंसिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं जाकिर नाइक है, और भी बहुत सारे जो है जैसे दाऊद अब्राहिम है, और इस तरह के जो है जैसे नीरव मोदी हैं, और भी बहुत तरह के जो है ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनकी बहुत सारी संपत्ति यहाँ है, और कोर्ट में उनके ना मौजूद होने की वजह से ट्रायल भी नहीं हो पाता है। तो अब ट्रायल इन एब्सेंसिया लागू होने से उनका वहाँ पर ट्रायल भी बहुत अच्छे से उनका हो पाएगा, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, सरकार द्वारा बेचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब लागू हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो गृह मंत्री जी हैं उनका कहना है कि ट्रायल इन एब्सेंसिया का इनिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो अब देखो, देखो यहाँ पर जैसे यूसीसी की बात आती है, जब भी यूसीसी की बात आती है तो हम लोग उत्तराखंड का नाम लेते हैं। ये उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है, लेकिन क्या ये जो माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज उतर चुके हैं इसके साथ लीगल बैटल में, और उनका कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके कई पॉइंट्स हैं ऐसे कि जैसे मान लेते हैं, इनका कहना है कि जैसे ट्राइबल्स कम्युनिटी है उसको इससे अलग किया गया है। तो इनका कहना है कि जब ट्राइबल, तो इसका मतलब सरकार ये मानती है कि पर्सनल कानून होने चाहिए, तो उनको अलग किया गया, हमको भी अलग किया जाए। फिर माइनॉरिटीज़ के ऊपर हिंदू कानून क्यों थोपे जा रहे हैं, जैसे हिंदुओं में भी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो क्या उसको जिस तरह टैक्स में छूट मिलती है क्या उसको भी हटेगी, नहीं हटेगी। या माइनॉरिटीज को भी उसी तरह की जो है कोई छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठाए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे संविधान में भी ईपीएसपी में राज्यों से ये उम्मीद की गई है कि उस समय आने पर यूसीसी को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसपे राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। हालांकि अगर सेंटर कानून बनाता है तो राज्य के कानून पर प्रिवेल करेगा। ठीक, तो
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बताया कि भाई जो यूसीसी है वो हम इसी समय जो है इस जनवरी एंड तक हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इसमें जो बहुत सारे मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम कोर्ट में जाएंगे, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसको हम चैलेंज करेंगे। ठीक है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो यूसीसी के प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स, तो ट्राइबल को जो एक्सक्लूड किया कर दिया गया है इससे, तो क्वेश्चन करता है धामी गवर्नमेंट को। ठीक है। कि गवर्नमेंट को कि क्या ये सही था इसको लागू करना, क्योंकि बाकी किसी नेबरिंग जो स्टेट है वो नेबरिंग स्टेट ने तो लागू नहीं कर रखा है, तो फिर आप ही क्यों लागू कर रहे हो। ठीक है। और ऐसे जैसे मुस्लिम सेवा संगठन है, या तंजीम रहनुमा, ये मिलत है, या जमीयत उलीमा हिंद है, इन्होंने कहा कि भाई हम जाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जो यूसीसी है हम उसको चैलेंज इसलिए करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल 246 को वायलेट करता है। ठीक है। खैर, आर्टिकल 246 को, ये इनका कहना है कि आर्टिकल 246 को वायलेट करता है। आप बताइए वायलेट करता है कि नहीं। भाई वायलेट नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 246 में लिस्ट है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में इसको रखा गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 246 को वायलेट किया गया है, क्योंकि राज्य इसके मामले में कानून बना रहा है, और जो है कानून बनाना चाहिए सेंटर को। तो खैर यहाँ पर एक गलत है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बना सकता है। बट ये लैक ऑफ नॉलेज है जो इन्होंने बताया कि आर्टिकल 256 कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है, विच प्रोवाइड्स फॉर द सेवन शेड्यूल। ठीक है। जो सेवन शेड्यूल में है, कैटेगराइज सब्जेक्ट इनटू द स्टेट यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, तो बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है, राज्य को इसका अधिकार है। ठीक। अब इसमें दिया है कि आप ट्राइबल्स को कैसे जो है इसमें से अलग कर सकते हो। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि पर्सनल लॉज होने चाहिए, क्योंकि ट्राइबल को आपने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि, और साथ में इन्होंने कहा कि यहाँ जो है क्या किया जा रहा है, अब हम जो है अपनी तरफ से रिट पिटीशन भी डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो है हमको भी इससे एक्सक्लूड कर दिया जाए माइनॉरिटीज को, क्योंकि हम जो है कोर्ट भी जाएंगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम उसके ऊपर भी जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ जो है जो यूसीसी है वो उस पर कोई भी सेंट्रल जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको प्रिवेल करेगा। और अगर इसको इम्पोज किया जाता है, ठीक है, इस तरह का, तो जो मुस्लिम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही इन्होंने कहा जैसे मैरिज एक्ट है, अगर ये लागू होता है तो मैरिज के मामले में देखो अभी तक जो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है उसमें जो है वो कम एज में शादी करने की इजाज़त दे। अब इसके साथ जो मुस्लिम्स में है उनमें भी लड़कों की एज 21 और लड़कियों की एज 18 हो जाएगी। मतलब लड़कों की शादी आप 21 साल से पहले नहीं कर सकते, और लड़कियों की आप 18 साल से पहले नहीं कर सकते। ठीक है। जबकि उसी तरह से जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। ठीक है। तो इसमें इस तरह से इसमें ऑलरेडी है। अब बाकी दी मिनिमम एज फॉर मुस्लिम टू मैरी, अब ये क्या होगा, ये भी ऑफिशियल डिबेट में कोर्ट में आ गया कि भाई पर्सनल लॉ तो अलाउ करता है, लेकिन यूसीसी लागू होने से वो भी नहीं जा पाएगा। अब देखो कई चीज़ें विरोध में करती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ केंद्रीय कानून में क्या बना हुआ है, पास्को लॉ बना हुआ है पास्को एक्ट, जो इस तरह की किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज को, या मतलब शादी को जो माइनर की शादी है, जो 18 साल से कम लड़की है, उसको पॉस्को एक्ट के अंदर कवर करती है। और दूसरी तरफ क्या है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें चाइल्ड मैरिज की इजाज़त है। तो ऐसे में देखा जाए तो पास्को एक्ट को भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका पर्सनल लॉ जो है मुस्लिम, वो वायलेट करता है। ठीक है। कि एक तरफ तो केंद्र ने कानून बना रखा है पास्को एक्ट को, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है कि भैया 18 साल से कम लड़की होगी, अगर उसकी जो है क्या कहते हैं तहत ऐसा कुछ होता है, शादी कर दी जाती है, तो वो गलत होगा। ठीक है। उसको कवर किया है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो उसको वायलेट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी हैं माइनर्स के साथ, वो भी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और लेकिन मुस्लिम में क्या हुआ है, इसको जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे कि पर्सनल लॉ जो अलग से बने हुए हैं वो इसको केंद्रीय कानूनों को भी वायलेट करते हैं। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और बताया गया कि यहाँ जो है, जैसे देखो मुस्लिम्स में कुछ चीज़ें और हैं जिनको वायलेट ये कानून ख़त्म कर देगा। जैसे एक है इद्दत। इद्दत का मतलब है कि आप किसी से भी शादी अगर
सपोज दैट तलाक होता, तलाक के बाद आप 4 महीने 10 दिन से पहले, वेटिंग पीरियड से पहले आप जो है रीमैरी नहीं कर सकती। और रीमैरी भी करने के बाद में भी उसमें भी कंडीशन है निकाह हलाला, ठीक है। और ये कैसा प्रोविजन है कि कोई भी मुस्लिम मैन तब तक जो है अपनी छोड़ी हुई पत्नी से शादी नहीं कर सकता, रीमैरी नहीं कर सकता, जब तक वो किसी दूसरे से शादी ना करे और वो उसको तलाक ना दे या मर ना जाए। अब इन सभी कानूनों को क्या हो जाएगा खात्मा अगर यूसीसी आता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है लीगल करार दिए गए हैं, ठीक है। और फिर अगर ऐसा होता है तो इनको हो जाएगी जेल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही इन्होंने एक और क्वेश्चन उठाया कि जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो क्या उसको भी खत्म किया जाएगा कि नहीं खत्म किया जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस जो है उठाए गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास ऑब्जेक्शंस जो ज़्यादातर किसके हैं, मुस्लिम्स के हैं, वो पहुंच चुके हैं और इसको कोर्ट में जो है दाखिल किया जाएगा। अब देखो, अभी मैंने आपसे बात किया था स्पार्टेक्स मिशन की, ठीक है। तो जब स्पार्टेक्स मिशन की बात आती है तो स्पार्टेक्स मिशन पे मैंने आपकी 2 क्लासेस बनाई हैं, एक जब स्पार्टेक्स मिशन लॉन्च किया गया था तब का, और दूसरा जब ये सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड हो गया है तब का। अब आखिरकार इसमें देखो, आप जाइएगा चैनल पे तो पूरी डिटेल में आपको क्लास मिल जाएगी, आप देखिएगा। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है जो मैंने उस क्लास में नहीं डिस्कस किया था, और वो पॉइंट क्या है कि आखिरकार जो स्पार्टेक्स मिशन था, जो स्पेस डॉकिंग हुई है, उसमें हाउ द सन प्लेड अ रोल इन स्पार्टेक्स सक्सेस। स्पार्टेक्स के सक्सेस में सूरज ने किस तरह का रोल प्ले किया है, पॉजिटिव रोल कैसे अदा किया है, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे। आप देखिएगा, आप देखो यहाँ भी, व्हाई स्पेस बीदर इज की टू द सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की डॉकिंग के लिए स्पेस बीदर क्यों जो है एक की है, स्पेस बीदर पर डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल डॉकिंग होगी कि नहीं होगी। ये दो तो इनको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ द सन प्लेड अ रोल इन स्पार्टेक्स सक्सेस। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 दिसंबर को स्पार्टेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। इसकी जो इनिशियल डॉकिंग होनी थी वो 7 जनवरी को होनी थी, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स थे जिनको दूर करने के बाद में इसकी जो है काफ़ी डिले में इसको किया गया। अब इसमें क्या था, देखो इसको क्या करना था, इसमें इसके तहत 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। एक क्या था, SDX-01 जिसको हम चेजर कहते थे, दूसरा SDX-02 जिसको टारगेट कहा जाता था। देखो, टारगेट का मतलब है टारगेट फिक्स है, चेजर है जो उसको चेज करता हुआ जाएगा और इसमें डॉक करेगा, ठीक है। अब इसको अर्थ की सर्कुलर ऑर्बिट में, लो अर्थ की सर्कुलर ऑर्बिट में रखा जाएगा, और इसके बाद में इसको सिस्टम से चेजर के द्वारा इसके बीच की डिस्टेंस कम की गई। पहले 20 किलोमीटर की डिस्टेंस स्पेस में रखी गई, फिर चेजर को और आगे बढ़ाया गया और प्लान्ड वे में उसको फिर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर की डिस्टेंस पे ले जाया गया टारगेट के, और इसके बाद 225, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे टारगेट के ले जाया गया। जब चेजर चेजर को मतलब SDX-01 को, तब उसको फाइनल डॉकिंग के लिए अलाउ किया गया और डॉकिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। तो डॉकिंग मैनुअल जो थी वो एक्चुअल में भविष्य के जो फ्यूचर में जो फ्यूचर स्पेस मिशन है, जैसे चंद्रयान 4 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी जो डॉकिंग सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि अब इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की राह बहुत आसान हो चुकी है। लेकिन इसके लिए क्या किया जाएगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स डॉक करने पड़ेंगे वहां पे। भाई ये तो डॉकिंग सक्सेसफुल हुई है ना, ये तो एक टेस्ट था। अब इसके बाद मल्टीपल कंपोनेंट स्पेसशिप ये सब ले जाके जो है वहां पे क्या करने पड़ेंगे, डॉक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल सर्कमटेंसेज होते हैं, ठीक है, बट जब स्पेस में आप जाते हैं वहाँ का बीदर चेंज होता है, सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ जो है आपके हिसाब से जो है वहाँ का बीदर रहे। तो सेवियर स्पेस बीदर व्हेन स्पेस इन्वायरमेंट इज डिस्टर्ब्स, तो टास्क बिकम मोर डिफिकल्ट। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में जिस दिन लॉन्च हो रही थी, लॉन्चिंग में भी जो है अगर कोई लॉन्च करता है तो उसको भी बहुत सारी कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए लॉन्चिंग साइट पर। जैसे कि बहुत ज़रा हवा नहीं चलनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो लाइटनिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए, इसी तरह का साइक्लोन्स जो है या स्टॉर्म्स नहीं होने चाहिए, इस सारे डिटरेंस नहीं होने चाहिए। तो ये सारे डिटरेंस आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, डिटरेंस में वो आपको बाधित करते हैं, उस प्रोसेस को बाधित करते हैं। तो अब देखो, इसमें आप समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हाई एनर्जी रेडिएशन है
या सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल जो है चल रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग फ्लेयर्स चल रहे हैं सन से, तो वो जो स्पेस में जो हमारी जो है बेसिकली स्पेस क्राफ्ट थे, स्पेस क्राफ्ट में जो सेंसर लगे होते हैं उनको खराब कर सकते हैं, उनको ब्लाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को खो सकते हैं। तो अब जब ये डॉकिंग की गई, तो डॉकिंग के टाइम जो बेसिकली मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, जो स्लोअर विंड्स थे वो भी नहीं थी। तो ये सब क्या होते हैं, ये स्पेस इन्वायरमेंट को आपके डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सब ना होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि इसी कारण से जो सन था, सन ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कुछ हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी जो थी वो हमारे लिए डॉकिंग प्रोसेस बहुत आसानी से हो गया। उसका कारण यही था। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो जो सोलर साइकिल है 25 है इन 2022, तो उसमें जो करंट फेज था, ठीक है, तो वो पीरियड बहुत ज़्यादा सोलर एक्टिविटी होती थी। लेकिन अभी इस समय अगर मैं बात करूं तो जब स्पाडेक्स की डॉकिंग की गई तो वो डिफरेंट था इधर। ठीक है, तो इसी कारण से जो है बहुत आसानी से वहाँ पर बहुत फीवर सन स्पॉट्स थे, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर भी बहुत कम था, सोलर फ्लेयर्स भी बहुत कम थे, और इस वजह से जो है बहुत आसानी से इसकी डॉकिंग हो गई। और इसीलिए कहा गया है कि नियर अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट भी अच्छा था। सो द सन सर्टेनली कोऑपरेटेड इन हेल्पिंग अचीव दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया है कि यहाँ जो है सन प्लेज अ वाइटल रोल। तो अब ध्यान रखिएगा, स्पार्डेक्स मिशन से संबंधित क्लास आपकी इसी चैनल पे पड़ी हुई, उसमें जाके आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूएस फ्यूचर स्किल रिपोर्ट फ्रेम्स। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें क्यूए ध्यान देना, ये ध्यान दीजिएगा, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 रिलीज किया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करता हूं भारत को, तो भारत को फ्यूचर जॉब्स के मामले में सेकेंड स्थान पर रखा गया है। यूएसए के बाद में डायरेक्ट भारत सेकेंड स्थान पर है फ्यूचर जॉब क्रिएशन के। तो ये कौन कौन सी इंडिकेटर्स देखती है और कौन कौन सी इंडिकेटर्स में भारत का कौन क्या स्थान है, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में आपके साथ बात करेंगे हम। देखो, अब मैटर ऑफ स्किल, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स शोज इंडियाज मार्केट इज रेडी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी बट एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू रिबोट। ठीक है, हमारा जो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की मार्केट तो रेडी है नई टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उस नई टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नियर फ्यूचर में जो जो जॉब है उसमें 99.1% के साथ में सेकेंड पोजीशन पर एक बेहतर स्कोर भारत ने दिया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भारत 25वें स्थान पर है। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं और फिर आपसे बात करेंगे कि इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर जॉब्स इन द फ्यूचर बट सीरियस गैप्स इन स्किल्स, तो व्हाट क्यूएस रैंकिंग सेज। आइए हम बात करते हैं। देखिए, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, मैं हाईलाइटर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ जो क्यूएस द्वारा है, जिस द्वारा जारी की गई है ये रैंकिंग। ठीक है, इसमें कुछ लीडिंग जो डेटा एनालिसिस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड्स लीडिंग डेटा एनालिसिस, जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उन जॉब अपॉर्चुनिटी का, और कितनी वो रिक्वायरमेंट को मैच कर चुकी हैं, इसको ध्यान में रखते हुए फिर जो है हायर एजुकेशन सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए तब ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं भारत की, तो इंडिया रैंक 25th अक्रॉस ऑल इंडिकेटर्स। अगर मैं पूरे इंडिकेटर्स की बात करूं तो भारत 25वें पायदान पर है। ठीक है, और लेकिन अब ये क्या है, दी ओवरऑल रैंकिंग मेक्स इंडिया फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर, जो बाकी काफ़ी देशों से, जैसे इन टॉप 10 इंक्लूडिंग जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हैव बीन कैटेगराइज्ड एज फ्यूचर स्किल पायनियर, ये पायनियर है। ठीक है, ये कंट्रीज, लेकिन भारत को फ्यूचर स्किल कंटेंडर के रूप में रखा गया है। अब देखो, इसको लेकर जो क्यूएस द्वारा ये बताया गया कि आप प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में भारत को सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है, जिसमें डिजिटल स्किल्स है कनाडा जर्मनी से भी आगे।
तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट करते हुए बोला गया, दिस इज हार्टनिंग टू सी ओवर द लास्ट डिकेड आवर गवर्नमेंट हैज वर्क स्ट्रेंथिंग आवर यूथ and equipping them with skills that enable them to become self-reliant and create wealth. We have also leveraged the power of technology to make India a hub for innovation. अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो आप कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल जो 2025 है, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन फॉर स्किल्स इकोनॉमी, इसमें इंडिया की अगर रैंक की बात करें, देखो इसमें कई कैटेगरी रखी जाती हैं, अभी हम इनको पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए, एक स्किल फिट, एक एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और ओवरऑल। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर मैं स्कोर की बात करता हूं तो स्किल फिट में भारत को 59.1 स्कोर मिला है और 37वें पोजीशन पे है। मतलब स्किल्स फिट में भारत की कमी है, भारत अगर देखा जाए तो स्किल्स फिट नहीं है, मतलब यहाँ पर स्किल्स कम है, जितनी नीड है उतनी स्किल्स नहीं है। एकेडमिक रेडीनेस में भी भारत को 26 स्थान मिला है 89.9 स्कोर के साथ। फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 स्कोर मिला है, सेकेंड पोजीशन पे है यूएसए के बाद में। लेकिन फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए अगर हमें इसको कैपेबल बनाना है तो उसके लिए हमारी एकेडमिक रेडीनेस होनी चाहिए, स्किल फिट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। इसमें देखो 40वें स्थान पर भारत गया है एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में से, ठीक है, और ओवरऑल में भारत 25वें स्थान। ठीक, तो अब देखिए एक बार कि स्किल फिट का क्या मतलब है, जो इसके मीजर्स हैं उसमें स्किल फिट का क्या मतलब है, स्किल फिट आपका क्या देखता है। दिस मीजर्स हाउ वेल कंट्रीज आर इक्विपिंग ग्रेजुएट्स विद स्किल्स दैट एम्प्लॉयर डिजायर, मतलब जो एम्प्लॉयर की डिमांड है उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसे ग्रेजुएट्स प्रोवाइड करवा पाती हैं, क्या ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोवाइड करवा पाती हैं जो इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से हो। तो स्किल फिट में भारत का पुअर स्कोर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि वो डिमांड की अकॉर्डिंग जो है आपको स्किल प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। फ्यूचर ऑफ वर्क, दिस इवेल्युएट अ कंट्रीज रेडीनेस टू रिक्रूट फॉर द स्किल्स नीडेड इन जॉब्स टुमारो। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क में आप देखते हैं भारत का बहुत अच्छा स्कोर आया है, सेकेंड पोजीशन पे आया है। इसका मतलब भारत इस चीज़ के लिए रेडी है, स्किल्स को रिक्रूट करने के लिए, भविष्य के जॉब के लिए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। academic readiness, this dimension measures how well a country is prepared for the future work। देखो फ्यूचर वर्क में भले हम अच्छे सेकंड पोजीशन पर आए, लेकिन हमारी कंट्री फ्यूचर वर्क के लिए प्रिपेयर्ड अभी तक नहीं है। एकेडमिक रेडीनेस में अगर मैं बात करूं तो आप एकेडमिक रेडीनेस में देखो कि भारत का क्या स्कोर है, 26 है। ठीक है, तो इसका मतलब अकेडमिकली अभी हम रेडी नहीं हैं उन चीज़ों के लिए। जब हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दिस यूज्ड अ वेटेज फॉर्मूला टू एसेस कंट्रीज रेडीनेस, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क एंड स्किल्स बाय एग्जामिन वेरियस की इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे इंडिया रैंक्स सेकेंड इन फ्यूचर ऑफ वर्क, तो फ्यूचर ऑफ वर्क में ऑब्वियस सी बात है भारत को जो है दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और इसने क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट के बाद सेकेंड स्थान पाया है, और साथ ही जैसे जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, इन सभी को पीछे छोड़ दिया, इन सभी से आगे निकल गया भारत। तो दिस इंडिकेटर मेजर्स हाउ वेल द जॉब मार्केट is prepared to meet growing demand of digital AI, green skills critical as economic transition towards technology driven and sustainable industries। लेकिन इसके लिए जब हमारी आती है रेडीनेस की बात या स्किल्स फिट की बात तो हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे। ठीक है, जब सेकंड की बात करते हैं कि इसमें जो स्किल फिट है, तो स्किल फिट जैसे मैंने आपको समझाया, भारत का देखो स्कोर काफ़ी कम आया है इसमें, और इसका मतलब है एम्प्लॉयर जो अक्रॉस इंडिया और हाईलाइटिंग द क्रिटिकल गैप, मतलब एम्प्लॉयर क्रिटिकल गैप हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, एम्प्लॉयर की जो डिमांड है और जो इंडस्ट्री या मतलब सॉरी जो यूनिवर्सिटी जो स्किल प्रोवाइड करवा पा रहे हैं उनके बीच में एक बहुत भारी गैप देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इस शॉर्टफॉल को कवर करना भारत के लिए एक चैलेंज है। ठीक है, बाकी जो फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है ये एक्चुअल में एक सब पैरामीटर है इकोनॉमिक ट्रांसफर का। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक सब कैटेगरी है, और इसमें आप देखें तो अगर फुल 100 मार्क्स ऑन इकोनॉमिक कैपेसिटी की मैं बात करूं तो इस पैरामीटर को देख के भारत, जानते हो भारत बहुत पीछे है इसमें। इसमें अगर मैं बात करूं तो इंडिया का स्कोर 15.6 है बस। ठीक है,
सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी में 15.6 स्कोर आउट ऑफ 100 आया है। और जबकि बाकी G7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन यूनियन द्वारा 68.3, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने G7 कंट्रीज ने 68.3 है, यूरोपियन यूनियन का 59 है, एशिया पैसिफिक और कंट्रीज का 44.7 है, अफ्रीकन कंट्रीज का 25, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से भी इसमें हम काफी पीछे, ठीक। जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसकी अभी हम सब कैटेगरी पढ़ रहे थे, तो उसमें इंडिया को 40th पोजीशन पे रखा गया। एकेडमिक रेडीनेस के मामले में भारत को क्या 26th पोजीशन पे रखा गया है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है, रिपोर्ट कहना चाह रही है कि इंडियाज ग्रेजुएट आर स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द पेस ऑफ चेंज इन रिलीवेंट स्किल रिक्वायर्ड। जितनी जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है जॉब के लिए, उसके हिसाब से अभी इंडिया के जो ग्रेजुएट्स हैं वो स्ट्रगलिंग में हैं, वो उसको पेश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और इसको आप बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो ऐसी ही बाकी, देखो हमास के बारे में अभी टाइम बचा नहीं है, इसलिए हमास के बारे में और जो बेसिकली ड्राफ्ट इजराइल और हमास के बीच में हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर दूंगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं पेपर में, थोड़ा सा भी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं करा पाया हूँ मैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी न्यूज़ एक ही क्लास में कवर कर सकूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।